Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Coach. I am R.K. कुशवाहा, लेक्चरर जीपी कैमूर। इस वीडियो में हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी से रिलेटेड 25 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसी को मद्देनज़र हम रखते हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्क इज़ क्वांटिफाइड बाय, जो कार्य है उसको हम लोग क्वांटिफाई कैसे करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल में उसको कैसे लिखते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, W=F × D। तो इंटू जो होता है, जो किसका होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट को जब ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो क्या लिखते हैं, cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह इसको हम क्वांटिफाई करते हैं। cos थीटा क्या है, थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। ठीक है, मान लीजिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है D, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके बीच में जो थीटा है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो ऑप्शन क्या है, देखिए दिखाई दे रहा होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये ऑप्शन सही है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। यानी कि पहले वाले में पूछ रहा है कि जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो सही है क्योंकि F × D। और दूसरा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, ये भी सही है। थर्ड, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स मान लीजिए इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर लग रहा है। इसके लिए ये D है, ये F है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू, और cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा। इसमें ऑप्शन A B दोनों सही है। तो अब लास्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, D आइदर A और B, ये दोनों सही था, इसमें ऑप्शन D सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा बढ़िया क्वेश्चन आया है, वर्क इज टेंसर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो जो वर्क होता है वो एनर्जी का डायमेंशन होता है, और एनर्जी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, F × D। तो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में। ठीक, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि है। राशियाँ कितनी तरह की होती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड है द यूनिट ऑफ वर्क इन SI यूनिट। SI यूनिट में वर्क का पूछा गया है यूनिट, यानी कि उसका मात्रक पूछा गया है। तो वर्क W क्या होता है, F × D होता है ना। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा, या जूल भी होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा बोथ B एंड C। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इसको आप गलत कर लीजिएगा ना, ध्यान से इसको सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी, KE का मतलब होता है K.E, अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप लोग सभी लोग समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। K फॉर काइनेटिक, E फॉर एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा, ग ऊ। ठीक है, गऊ, गाय वाला गऊ नहीं, गऊ, गतिज ऊर्जा। ऑफ ए पार्टिकल इज डबल देन इट्स मोमेंटम मिल। इसमें पूछ रहा है कि किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जब दुगना हो जाता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी KE और मोमेंटम में जानते क्या संबंध होता है, ये KE = P²/2m। P² क्या है, मोमेंटम, M क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, द्रव्यमान है किसी कण का। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में देखिए P² का संबंध है। ठीक, तो जब
इसका पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दुगना हो जाएगा, तो मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, ये इसका √/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जो आ रहा होगा रिमेन अनचेंज, बी डबल यानी कि नहीं बदलेगा, बी डबल डबल हो जाएगा, बी क्वाड्रुपल चौगुना हो जाएगा, वो भी नहीं होगा, इंक्रीज √2 टाइम। तो अभी हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो उसमें क्या देखा, इंक्रीज √2 टाइम, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीचे जो कैटेगरी लिखी गई है एनर्जी की, इसमें कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण के कारण जो एनर्जी नष्ट हो रही है। इन तीनों को पूछ रहा है, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो क्या होता है, एनर्जी तो ऐसे नाइदर बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय, न एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं ना उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव ही नेचर का होता है, लेकिन इसमें स्पेशली पूछा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। टोटल एनर्जी मतलब के प्लस पीई, टोटल एनर्जी को ही मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव नेचर का होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक, इस कारण से तो अलग अलग कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बी जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है वो आपका गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वो आपका अलग अलग तो कंजर्वेटिव नहीं होगा, एक साथ टोटल एनर्जी की बात करता है तो कंजर्वेटिव होता है इसमें। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन के फॉर्म में जब कोई चीज़ नष्ट होती है तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन, जैसे दो चीज़ें हैं आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आवाज़ के रूप में, आवाज़ भी एक एनर्जी है, ध्वनि भी एक एनर्जी है, उसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए हम ताली ही बजाते हैं तो ये भी फ्रिक्शन के कारण होता है। चल रहे हैं तो क्या होता है, चल रहे हैं तो उस घर्षण होता है पैरों और सड़क के बीच में, तो वहाँ गर्मी पैदा होती है। गाड़ी चल रही है तो टायर के बीच में गर्मी पैदा होती है। तो जो फ्रिक्शनल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। तो एनर्जी इस तरह क्या है, कंजर्वेटिव है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। द यूनिट ऑफ पावर इज एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में पूछा है यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का जो एनर्जी यूनिट होता है वो क्या होता है, देखिए पावर को कैसे डिफाइन करें, पी इक्वल टू W/T। W क्या है, वर्क, और T क्या है, टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, जूल, और नीचे है सेकेंड। ठीक है, तो जूल सेकेंड इनवर्स, एक ये हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं 1 जूल सेकेंड से 1 वाट। इसमें वाट हो गया, जूल हो गया, और 1 हार्स पावर, HP का मतलब हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 746 वाट। ठीक, तो इसमें ABC सही है, इसमें ऑप्शन जो C लिखा गया ये गलत है, इस पर मत जाइए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 7th क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v इज क्वान्टिफाई बाई, यानी कि इसमें जहाँ भी देखिए क्वान्टिफाई पूछा गया है तो इसका मतलब कि फार्मूला पूछा जा रहा है एक तरह से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, किसी कण का द्रव्यमान m है और उसकी v वेग है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे यही पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक, हाफ mv², इसमें ऑप्शन सी सही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स। देखिए आप हमारे वीडियो को देखिए, कोई अगर गलती है तो कमेंट्स कीजिए और हमको बताइए कि हमारी ये शॉर्टकमिंग है, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रिमूव कर सकें और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ला सकें। और पसंद करते हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने हम उम्र के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। 8th क्वेश्चन, इफ़ ए मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बी ट्रिपल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी बोल रहा है कि मोमेंटम यानी कि संवेग अगर किसी
बॉडी का किसी वस्तु का तिगुना हो जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया। मोमेंटम, तो अभी हम फार्मूला का लिख से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में देखिए संबंध क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, उसके स्क्वायर पर। तो मोमेंटम जब हम इसका क्या कर रहे हैं, मोमेंटम इसका जब हम बढ़ा दे रहे हैं, तिगुना कर दे रहे हैं, ठीक है, P को हम लोग 3P कर दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा P स्क्वायर पर कर रहा है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 9P स्क्वायर, यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी से होगा 9 टाइम। ठीक है, फार्मूला हमेशा याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी और इसमें क्या संबंध है। देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में संबंध को डेराइव कैसे करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी हम आपको बता देंगे, व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं कैसे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब v की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी में, कितना हो जाएगा, हाफ m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा ना। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हाफ p स्क्वायर अपॉन m। आया ना काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में संबंध, देखिए, एग्री। 9th क्वेश्चन, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्स। अगेन वही है कि कौन सी इस कैटेगरी में आपका कंजर्वेटिव है, ये टोटल एनर्जी होना चाहिए, टोटल एनर्जी प्लस ये आपका तीनों उसमें है, कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षित के रूप में है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी लिखा है ये देखिए गलत लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ये ऑप्शन जो बी है ये गलत है। ठीक है, इसमें ए बी सी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू। देखिए, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉय। ठीक, इससे आप समझ सकते हैं ना, एनर्जी को, ऊर्जा को ख़त्म किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करा था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिकी ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम होता है, जोड़ होता है। ठीक, उसी को बोलते हैं। और ये जो होता है ये कंजर्व होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा, किसी भी सिस्टम का जो कि इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी और फाइनल इनिशियल एनर्जी समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी पर हम लोग फोकस करते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए 1 का मतलब इनिशियल है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपका सही हो जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा हुआ है। ऑप्शन ए लिखने का कारण क्या है ना, ऑप्शन ए में भी यही चीज़ लिखा गया है। सॉरी, ये जो हम ऑप्शन बताए इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें ऑप्शन ए ही सही है। यहाँ पॉजिटिव धन का चिन्ह है, धनात्मक का, पॉजिटिव का। ठीक है, एडिटिव है, तो यही है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। यहाँ भी देखिए क्वांटिफाई है, पहले ही बता दे रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही। ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो एंड एट ए एलिवेशन h फ्रॉम ए रेफरेंस डेटम इज क्वांटिफाई बाई। तो इसमें पूछा है किसी भी m द्रव्यमान का कण है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब उसकी डेंसिटी घनत्व रो है, ठीक है, और उसको h ऊंचाई पर उठाया जाता है।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, mgh पर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, mgh। और प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है, ठीक है। प्रेशर जो होता है रो जी एच होता है। कैसे प्रेशर रो जी एच हो जाता है, देखिए प्रेशर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एफ बाई ए से। और इसको कैसे कहते हैं, एम जी, फोर्स क्या हो जाएगा एम जी, और ए एरिया, ठीक है। ऊपर भी क्या कीजिए एच, नीचे भी कर दीजिए एच, ठीक है। नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एच डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब मास और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होता है, घनत्व होता है, एच जी एच आ जा रहा है ना, ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो रो जी एच जो है वो प्रेशर के लिए होता है, एम जी एच जो है पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है। समझ में आ गया होगा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वर्क में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। तो जो वर्क होता है वो किस पर डिपेंड करता है, एफ डी कॉस थीटा, थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब थीटा क्या होगा, जीरो होगा तो कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 0 वर्क डन होगा। 180 हो जाएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा अगर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि वर्क कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जो वो कार्य है ये धनात्मक, नकारात्मक और जीरो तीनों हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी सही है। 13 क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वर्क डन इज जीरो। किस केस में आपका वर्क डन जीरो होगा, तो इसमें पूछा है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बी है द बॉडी डिस्प्लेस बाय 90, बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं 90 डिग्री से, द बॉडी डिस्प्लेस बाय 270। तो आप देखिए क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू पहले पूछ रहा है, थीटा की, अरे सॉरी डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। कॉस 90 के टर्म में होगा तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो भी हो जाएगा। कॉस 270 की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों के केसेस में आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। इन विच द फॉलोइंग केस वर्क डन इज निगेटिव, किसके केस में वर्क डन निगेटिव होता है, तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कास थीटा, जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो कास की वैल्यू, कास थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1 हो जाती है। तो इस केस में आपका वर्क डन निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निगेटिव वर्क डन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। और 270 के केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा, जीरो, यहाँ -VE हो जाएगा। ये गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन, ए मैन पुशेस ए वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट। एक आदमी है किसी दीवार को धक्का मार रहा है और धक्का जब दे रहा है तो वो दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही है। जनरली आप लोग के लाइफ में यही होगा कि जब आप किसी दीवार को धक्का मारते होंगे तो वो डिस्प्लेस यानी अपने जगह से विस्थापित नहीं होती है, क्योंकि वो ज़मीन के द्वारा जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या होता है, यानी कि डी की वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वर्क हमेशा नो वर्क होगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी, जब डी की वैल्यू जीरो हो गई तो वर्क की वैल्यू भी क्या है, जीरो हो गया। चाहे डी की वैल्यू जीरो हो जाए, चाहे एफ की वैल्यू जीरो हो जाए, चाहे दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वर्क जो है, कार्य जो है वो जीरो ही होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नो वर्क एट ऑल, यानी कि कोई भी कार्य नहीं हुआ। 16वां क्वेश्चन है, मैक्सिमम वर्क इज डन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कब अधिकतम वर्क होगा, और पूछ रहा है कि फोर्स और डायरेक्शन के बीच में क्या संबंध होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जब फोर्स जिस
जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यानी ये दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, ए पैरेलल। 17 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन निगेटिव वर्क इज डन। एक मिनट, ए प्लेयर किक ए बॉल, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, ए वेट लिफ्टर रेज द बारबेल, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में निगेटिव वर्क डन होगा। वर्क जो होगा धनात्मक न होकर नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है तो वर्क जब ना 180 का थीटा की वैल्यू 180 हो तब जाके वर्क डन निगेटिव होता है, क्योंकि कास की वैल्यू -1 हो जाएगा। ये कब होगा, फ्रिक्शनल फोर्स में। फ्रिक्शनल फोर्स में हम लोग आगे, हमारा ये पैर है, हम इस पर बल लगाते हैं पीछे की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगता है, तो इन दोनों के बीच में 180 का संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है। 18 क्वेश्चन, कैसे हो गया, व्हेन ए कूली कैरीज ए लोड ऑन द हिज हेड। कोई कूली है जो कि किसी भार को सह रहा है अपने हेड पर, और एंड वॉक इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वह क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये मान लीजिए लोड है और कोई कूली अपने सर पर रखा हुआ है, सर पर रखा हो तो उसका भार जो होगा mg वो नीचे की तरफ लगेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके बीच में 90 का एंगल बन जाएगा, और काश 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नो वर्क, ठीक है। समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं है कि कूली अपने सर पर रखा है तो आप बोल देंगे कि वो कुछ कार्य कर रहा है, फिजिक्स की भाषा में वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। 19वां क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट डस। कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूम रही है तब वर्क डन क्या होगा। देखिए, कोई भी चीज़ जब सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, तो वहाँ नो वर्क होता है। कैसे, ये जो फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो क्या होगा, उसके सेंटर की तरफ लगेगा, सन की तरफ लगेगा, ठीक है। और जो मोशन होगा वो क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो काश 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, W=F/d cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 है, कास की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा, नो वर्क, ठीक। और भी दूसरा कारण है, जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है, और तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो W=F/d, तो सीधा भाई है, डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वर्क इज 0 हो गया, ठीक है। तो कभी मत कहिएगा कि कोई चीज़ घूम रही है तो वो काम कर रही है। मूविंग सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई चीज़ है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका हमेशा वर्क डन जो होता है 0 होता है, यानी नो वर्क। 20वां क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर इन वाउंड वॉच स्प्रिंग। जब हम किसी घड़ी को चाबी दे करके घुमाते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो पोटेंशियल नेचर की होती है। होता है क्या, जब चाबी देते हैं तो घड़ी के अंदर एक सर्किट, एक सिस्टम होता है जिसमें स्प्रिंग लगी रहती है, ठीक है। उसको जब हम लोग घुमाते हैं ना, घड़ी को यहाँ से ऐसे जब घुमाते हैं तो ये और टाइटली बाउंड हो जाता है, तो अपना जो प्लेस है उसको चेंज करता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, किसी भी चीज़ में स्थिति के कारण, उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर होती है। तो जब इसको घुमाते हैं तो उसका पोजीशन चेंज करता है, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो बैटरी वाली घड़ी होती है उसमें केमिकल एनर्जी होती है। और जो केमिकल एनर्जी भी होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। तो ये भी क्या है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जाम्पल होता है, केमिकल एनर्जी भी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पोटेंशियल एनर्जी। 21वां क्वेश्चन आ रहा है, वर्क डन बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, वर्क डन जो हो रहा है इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स पर, वो
किसके चेंज के बराबर होगा? तो देखिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़िए। वो उसमें क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी के आई और के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक ठीक, के आई है, ठीक है, के एफ माइनस के आई इसका टू वर्क डन, यानी डेल्टा के इसका टू डेल्टा डब्लू, यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स की बात कर रहा है यहाँ के, ठीक है। द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो किया गया कार्य है वो किस पर नहीं डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पर तो करता ही करता है, डिस्प्लेसमेंट पर करता है, और क्या होता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर करता है, थीटा पर यानी एंगल पर डिपेंड कर रहा है, तीनों पर तो कर ही रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके वेलोसिटी पर, क्योंकि इस फार्मूला में देखिए वेलोसिटी नहीं आ रहा है, वेग नहीं आ रहा है। तो ये जो हमने वीडियो हम बना रहे हैं ये 10 के बच्चों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। पूछ रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, वेग संवेग p है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गति जो उसका क्या होगा, इससे पहले हमने डेरिवेशन ऊपर वाले वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखिए, हमने क्या कराया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m, ठीक है, वीडियो आप पूरा देखिए। 24 क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इज SI, यूनिट में वाट इज इक्वलेंट टू पूछा जा रहा है, वाट इज इक्वलेंट टू, तो पावर P इसका टू क्या होता है W अपॉन T, ठीक है, और W को क्या हम लोग लिखते हैं F इंटू डी अपॉन टी, तो क्या हो जाता है FD को न्यूटन, ये हो गया मीटर, और ये क्या सेकंड, न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो क्या हो जाएगा kg मीटर माइनस 2 सेकेंड माइनस 3, ठीक है। तो ये आ रहा है ना, तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, kg C, ऑप्शन C सही है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन C हमारा आ रहा था ना, kg मीटर स्क्वायर, समझ में आया ना जो हमने सॉल्व किया। 25th क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किस में दर्शा नहीं सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है F इंटू डी ही होता है ना, mgh, तो इसको हम लोग जूल में लिख सकते हैं, एनर्जी का फॉर्म है जूल में लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर में लिख सकते हैं, और वाट पर सेकंड लिख सकते हैं। वाट पर सेकंड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम होता है, तो वर्क इज क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं वाट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, ठीक है, यानी कि A B D तीनों पॉसिबल है, बस न्यूटन सेकंड नहीं पॉसिबल है, तो 25th का आंसर है C। ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल एंड द पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन द पावर इज, इसमें पूछ रहा है, तो पावर कोई पार्टिकल है जिस पर फोर्स F लगाया जा रहा है बल, और उसकी जो गति है वो v है, तो पावर को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो पावर इसका टू क्या होता है W अपॉन टी F इंटू डी अपॉन टी, तो F इसको क्या करें D अपॉन टी को v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो फोर्स को हम लोग इसको FV के टर्म में लिख सकते कि नहीं, ठीक, तो ये FV यही तो पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन ए सही है। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, देखिए जो किलोवाट आवर है यह एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, तो इसको हम लोग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन नॉट बी यूज्ड इन टू मेजर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग किसको मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV हम लोग लिखा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ ए यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी होता है,
तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इन तीनों के लिए हम इसको कर सकते हैं, बस मोमेंटम के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, मोमेंटम का क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें पूछ रहा है वेक्टर फिजिकल यानी सदिश भौतिक राशि के बारे में पूछा है। तो वर्क क्या होता है, कार्य, अदिश भौतिक राशि होती है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है तो ये भी अदिश राशि हो जाएगी। मोमेंटम ऑफ फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ जहाँ एनर्जी वो आपका अदिश स्केलर हो जाएगा, और सिर्फ मोमेंटम ही वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत सारा हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक, तो इसको यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। जितना बचा हुआ क्वेश्चन होगा, बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।